अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले आप सबको, जितने भी नाज़रीन सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद, क्योंकि बरकतों, रहमतों, फ़जीलतों, सादतों का महीना शुरू हो चुका है, जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। और अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसने हमें ये महीना दिया है। और जैसे कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम के लिए हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमारी इबादतों का अजर देता है और ये सबसे अफजल इबादत है जिसमें हमें ये मौका दिया जाता है कि हम उसकी खुशनुदी हासिल करें, उसकी रज़ा हासिल करें। और इस माह मुबारक में हम जितनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़िक्र इलाही करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी जो तमाम फ़राइज़ हैं उनको बखूबी पूरा करें और अपने हर अमल से अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। और सबसे बुनियादी चीज़ जो हमें रमज़ान सिखाता है वो अपने नफ्स पर काबू है, वो डिसिप्लिन है, वो सफाई है, वो पाकीज़गी है, वो तकवा है। तो तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कीजिए ताकि हमारे जो रमज़ान हैं वो हमारे लिए बेहतरीन साबित हों। इसी बात के साथ आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और जब हम बात करते हैं ना कि हमें इबादत करनी है, अपनी जो नमाज़ों की पाबंदी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़िक्र इलाही करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो तमाम इबादतों का एहतमाम करना है। तो सिचुएशन क्योंकि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है, मसाजिद में रौनकें बढ़ जाती हैं, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। तो कोरोना के हवाले से इस दफ़ा बड़ी तशवीश पाई गई कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। लोगों को मसाजिद में जाने से भी कहा गया कि बेहतर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में एहतमाम करें, लेकिन बहरहाल मसाजिद को खोल दिया गया। तो अब मसाजिद में जो लोग जा रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए और इबादत करने के लिए, तो उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है और जाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि वो बच सकें इस कोरोना वायरस से, इस पेंडेमिक में अपने आप को महफूज रह सके। एक तो मसाजिद की सफाई को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर जब लोग जाएं तो किस हद तक एहतियात करें, इस पर हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब भी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पल्मोलॉजिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान। तो सबसे पहले आप दोनों को भी रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। इबादत का महीना है और कितना ज़रूरी है कि हम सब एहतियात भी बरतें और साथ साथ अपनी इबादत को जारी भी रखें। और जो लोग भी मसाजिद में जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है? डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो 20 निकात का पैकेज दिया वो बहुत बेहतरीन है। इट इज़ एन आइडियल पैकेज। अगर हम उस आइडियल पैकेज के ऊपर अमल करें तो हम डेफिनेटली रमज़ान शरीफ की इबादत को भरपूर तरीके से मस्जिद में जाके, मसाजिद में जाके इंजॉय कर सकते हैं। अब उसमें देखें, अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम देखें कि अगर हम बीमार हैं, हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें नहीं निकलना चाहिए। और अगर एजिड पर्सनस हैं, उसमें दूसरा पॉइंट जो है, एजिड पर्सनस हैं 50 एज प्लस या 12 ईयर से नीचे, वो भी घर में रहें। अगर एक इंसान नॉर्मल है और वो उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो वो ज़रूर जाए, मस्जिद जाएं, ज़रूर जाए। और फिर उसमें जो उन्होंने कहा है, हुकूमत ने कहा है कि वो घर से वज़ू करके जाएं, नवाफिल नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो घर में पढ़ें। और जो तरावियाँ हैं अगर वो पढ़नी है तो वो मस्जिद की चार दीवारी के अंदर पढ़ें, रोड्स में उसका बंदोबस्त ना किया जाए। और इसी तरह अगर फ़राइज़ है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है मस्जिद जाके, तो उसमें जो नवाफिल है वो घर में अदा किए जाए। तो ये कुछ निकात हैं। फिर मस्जिद में जाते वक्त मास्क लेना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र्स मस्जिद के दरवाज़े पे होने चाहिए, मस्जिद के जो फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होने चाहिए, उनको क्लोरीन से सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स है जिस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या क्लोरीन की सॉल्यूशंस हैं उनसे क्लीन होना चाहिए। और जो जाए नमाज़ें हैं या जो मुसल्ले वगैरह हैं वो मसाजिद से उठा दिए जाएँ, ये भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए और वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन। गवर्नमेंट ने साथ ये भी पाबंद किया है, मस्जिद कमेटी बनाई जाए, मसाजिद कमेटी बनाई जाए ताकि वो इन निकात पे अमल करवाएं ताकि लोगों को
मसाजिद जाने से हुकूमत रोके ना और वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को एंजॉय कर सकें। और ये आइडियल सिचुएशन है, और अगर हम इस आइडियल सिचुएशन को अडॉप्ट करने में कामयाब हो गए तो हम डेफिनेटली इस सिनेरियो पे काबू पा लेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम रमज़ान के भरपूर महीने में, रमज़ान की इस इबादत वाले महीने में हम अपनी तमाम इबादत से भी इंजॉय कर सकेंगे। जी जी इंशाल्लाह। सो डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब, एक तो ये SOPs बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी थे और इन पर अमल दरामद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, खदशात क्या थे कि अगर इन पर अमल दरामद नहीं होगा, लोग एहतियात नहीं करेंगे, प्रॉपर सफाई या SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा मसाजिद में, तो किस हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है हम सब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो रमज़ान मुबारक सब सुनने वालों को भी, आप देखने वालों को भी। देखिए, इसकी एक एग्जांपल आप ये ले लें कि अभी आपका एक लॉकडाउन इस वीक में रिलैक्स हुआ, जस्ट नंबर आप देखें अपने पेशेंट्स के सिग्निफिकेंटली एलिवेट हो गए हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर हम इन सोशल डिस्टेंसेस को, इन हैंड हाइजीन को या मास्क प्रिवेंशन को ना यूज़ करेंगे तो एक डिज़ास्टर इज़ कमिंग, गॉड फॉरबिड। अगर ना उस पर अमल किया गया तो रमज़ान जो है वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल इस पर आपको मनवन अमल करना है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आपको मस्जिद में बिल्कुल नहीं जाना, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना है, और इसमें मेरे ख्याल में उलमा को भी आगे आना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर हमें मिल जाएंगे अपने रिलीजन में कि हम फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। अपने सोशल डिस्टेंस के अलावा अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो वो गैदरिंग यूजुअली क्लोज एनवायरनमेंट में होती है और वो 10 मिनट से ज़्यादा की गैदरिंग होती है। इसका मतलब है कि आपका कॉन्टैक्ट टाइम सिग्निफिकेंट है और एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसा शख्स जिसमें अलामत नहीं है और वो मस्जिद में बैठा हुआ है, तो वो एक शख्स काफ़ी मजमे को इसमें मुब्तला कर सकता है। सो मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली कोशिश करें कि नवाफिल घर में अदा करें, वज़ू घर में करें, हैंड सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, मास्क हर शख्स पहने, बुज़ुर्ग ना जाएं बाहर, बच्चे बाहर ना जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने रहमत की तो हम इन नंबर्स को फिर रिड्यूस कर पाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर ज़ेशान, अच्छा ये कहा गया कि क्लोरीन वाटर से बार बार सफाई हो फ़र्श की, और जब भी नमाज के लिए तैयारी हो रही हो, और फिर कारपेट्स वगैरह हटा दिए जाएं। जिन मसाजिद में अभी भी कारपेट्स वगैरह हैं, और ये कारपेट किस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं, और फिर कितनी दफ़ा सफाई होना ज़रूरी है क्लोरीन वाटर से? जी बहुत शुक्रिया। अभी एक्चुअली कारपेट्स वगैरह तो बिल्कुल अलाउ नहीं करने चाहिए। जिन मसाजिद में है, हमारी रिक्वेस्ट है और हुकूमत को भी उसमें जो कमेटीज़ बनाई हैं उनको अपने SOPs को फॉलो करवाना चाहिए। कारपेट्स या जाए नमाज इस वक्त अलाउ नहीं करने चाहिए। बाकी जो ये क्लोरीन है, डिसइंफेक्टेंट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये दोनों WHO की तरफ से रिकमेंडेड हैं। जिस तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसकी तकरीबन आप समझ लें कि 8 to 10% तक कंसनट्रेशन की इजाज़त है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 से 3% तक इजाज़त है, 3% से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। तो ये इसको हम देखना ये है कि कितनी ज़्यादा, अगर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में रेगुलरली हो रही है तो फिर हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। फिर हमें ये भी देखना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ से कोई इन्फेक्शन प्रिवेल कर रहा है तो फिर हमें ऑर्ली बेसिस पे भी करना है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम मस्जिद जा रहे हैं, हम लोग पहले अपनी हाइजेनिक कंडीशंस का घर से मेंटेन करके जाएं, हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें और और वज़ू करें, और जो भी हाइजेनिक कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करके मस्जिद जाएं, तो फिर हम लोग इसको कॉज करने का सबब नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग बहुत पाक इबादत के लिए जा रहे हैं। तो हाइजेनिसिटी हमें मेंटेन करनी है अपने पर्सनल लेवल पे। हर बंदा अगर हाइजेनिसिटी को मेंटेन करेगा और हाइजेनिसिटी मेंटेन करके मस्जिद जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मसाजिद में जाने से कोई ख़ास प्रॉब्लम होगा। बाकी मस्जिद कमेटी जो है, मस्जिद इंतज़ामिया जो है, इन SOPs पे अगर अमल करेगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग ये रमज़ान की इबादत से भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। जी डॉक्टर इरफान, ये जो फ़र्श की सफाई है जिस पर भी डॉक्टर ज़ेशान भी बात कर रहे थे, ये कितनी दफ़ा होना ज़रूरी है क्लोरीन वाटर से, और बाकी जो है वो किस हद तक बाकी दीवारों वगैरह को कम छुएं या कम इस्तेमाल करें, हाथ नहीं लगाएं उन चीज़ों पे, इन चीज़ों से कितना हद तक अवॉइड करना होगा लोगों को? जी बिल्कुल, ये आप जब आप गैदरिंग कर रहे हैं उसके बाद यू हैव टू डू इट, मतलब हर नमाज के बाद इसका करना ज़रूरी है। हर नॉब के ऊपर आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। फिर कुछ टाइम के लिए आपको उस एनवायरनमेंट को क्लोज़ रखना है। सो ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और इसके लिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं
एक चेकलिस्ट बनी होती है, उस चेकलिस्ट को पे टाइम भी लिखा होता है और मेंशन भी किया होता है कि किसने किया है। और अब तो क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है तो उसकी पिक्चर भी हमें भेज दी जाती है कि इस टाइम पे इस शख्स ने इस एरिया को क्लीन किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आपने सजदे में जाना है, आपने नीचे हाथ टच करने हैं, आपने अपने माथे को टच करना है, तो आपके वो एरियाज़ हैं जो एक्सपोज्ड हैं, सो आप उन्हीं एरिया से फिर कंटेमिनेट होंगे। इसको क्लीन करना 5 नमाज़ों में ज़रूरी है, हर नमाज के बाद। और ये मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा क्लोरीन भी अवेलेबल है, आपकी H2O2 भी अवेलेबल है, क्लोरीन रिलेटिवली चीप है और स्प्रे की मशीन्स भी इजीली अवेलेबल हैं। सो ये तो कंपल्शन है। जो हैंड सैनिटाइज़र हैं वो भी कोशिश होनी चाहिए आपके मस्जिद के स्टार्ट में ही हो, ताकि लोग वहीं पे अपने हैंड को जो है वो सैनिटाइज़ करें। सही। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बार बार कहा जा रहा है डॉक्टर ज़ीशान, और लोगों को अभी भी समझाने की बारहा कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि कल जो हाल था, लोग जब फ्रूट्स ख़रीद रहे थे, लोग जब अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे थे, शॉप्स के ऊपर रश लगा हुआ था, दूध दही की दुकानों पे हमने देखा तो बहुत ज़्यादा लोगों का जमे गफ़ीर लगा हुआ था और लोग वेट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के करीब करीब थे। तो किस हद तक अमल दरामद करना है और इनको समझाना कितना ज़रूरी है कि अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो अपने लिए और दूसरों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? जी, इसमें ना जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो बार बार एडवर्टीज़मेंट भी चला रहे हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे और साइंटिस्ट और डॉक्टर हजरात बहुत ज़्यादा मीडिया में आके बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक 3 फीट या 4 फीट कम से कम 1 से 1.5 मीटर का फासला ज़रूरी है। और अगर हम शॉपिंग करने जाएं, ग्रॉसरी करने जाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लें, इवन इसी तरह मसाजिद में भी हुकूमत ने भी ये SOP तैयार किए हैं कि कम से कम 3 फीट से 4 फीट का 6 फीट का फासला होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल वायरस है, थोड़ा सा बड़ा है और हैवी है और ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो इसलिए अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सेफ़ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से इससे बच सकते हैं। इससे बचना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जिस तरह चाइना या साउथ कोरिया, तो इनके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लोग इससे जो बच चुके हैं अभी तक सेफ़ हैंड्स में जा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और सेफ़ प्रैक्टिसेस मेंटेन करके ही वो लोग इससे बड़े अच्छे तरीके से काबू पा चुके हैं। जी सही। अच्छा, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना डॉक्टर मोहम्मद इरफान, और दूसरी तरफ बात ये भी है कि जहां हम मसाजिद की बात कर रहे हैं, वज़ू घर से करके जाना कितना ज़रूरी है, और अगर आप वहां जाकर वज़ू करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से? देखिए, वज़ू तो प्रेफरेबली घर से करके जाना चाहिए। और वहाँ पे देखें, आप वज़ू करेंगे, आप टैप यूज़ करेंगे, वो टैप जो है वो हर शख्स यूज़ कर रहा है, तो फिर कंटेक्ट का आपका एलिमेंट बढ़ जाएगा। सो इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं कि यू शुड ट्राई कि वज़ू जो है अपने घर में करें। एक और पॉइंट जिसमें मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ वो AC का इस्तेमाल है इन मॉस्क। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम इसको लिमिट कर सकें और वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन को यूज़ करें, वो हम सब के लिए बेनिफिशियल होगी। और स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसी मॉस्क है जिसमें सेंट्रलाइज AC है, सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो कोशिश की जाए कि वो जब मस्जिद नमाज का टाइम है उस वक्त इसको बंद कर दिया जाए, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वायरस को स्प्रेड करने का। अच्छा, तो AC की वजह से हो क्या रहा है डॉक्टर इरफान? AC की वजह से बेसिकली जो वायरस थोड़ी देर एयर में रहते हैं वो AC इसको सक करता है, और अगर सेंट्रलाइज AC सिस्टम है तो वो एक से दूसरे जगह पे उसको स्प्रेड कर देगा। सो AC को नहीं यूज़ करना, अगर करना है तो जो आपके सिंपल AC हैं उसी को चलाया जाए, और कोशिश ये की जाए कि आपका जो एरिया है उसको नेचुरल वेंटिलेट किया जाए। नेचुरल वेंटिलेट मीन कि आपकी विंडोज़ ओपन की जाएँ, वो इसके इन्वायरमेंट को रिलेटिवली डिफ़िकल्ट बना देंगी फॉर वायरस टू ग्रो। पहले ये भी बात हुई कि घरों में भी AC का इस्तेमाल ना करें तो ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसे ही जो चाइनीज़ टीम आई थी जिसकी हमारे किंग एडवर्ड में हमारी एक मीटिंग हुई, उन्होंने इस बात को कहा था कि एक्सपेक्टेड ये किया जा सकता है, बिकॉज जो इस वायरस का बिहेवियर है इन दिस वेदर जो स्पेसिफिकली हमारे रीजन में होने जा रहा है, ये हमारे यहाँ ही देखा जाएगा कि ये कैसे इसमें फ्लोरिश करता है। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को रिलेटिवली वार्म रखें और वेंटिलेट रखें तो होपफुली ये जो वायरस है इसके स्प्रेड में चांसेस ये हैं कि शायद कमी आ जाएगी।
सही। डॉक्टर ज़ीशान, एक और चीज़ ये कि हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, बुनियादी वजह क्या है? क्या लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ, लोग एहतियात नहीं कर रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे? जी, इसमें ये तीनों ही रीज़न्स हैं बेसिकली। पहले हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, फिर लोग एहतियात नहीं कर रहे, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। और तीसरा रीज़न जो डेफिनेटली ये लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की जा रही है। तो अगर लॉकडाउन में नरमी करें ना करें, हर बंदे को अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी अब ये समझनी चाहिए कि अगले 4 से 6 महीने ये सेफ़ प्रैक्टिसेस और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लें और अपनी ज़िंदगी का लाजमी जूज़ बना लें। बेशक आगे हमारी यूनिवर्सिटियाँ खुल जाती हैं, हमारे तालीमी इदारे खुल जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ख़ास तौर पे स्कूल जो हमारे बच्चों के स्कूल हैं वो खुल जाते हैं। तो हमें अभी जो हमारे पास घर में टाइम है 2-3 मंथ्स का, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि हाउ वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। हमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, बच्चों को ट्रेन करना है, और साथ हमें उनको सेफ़ प्रैक्टिसेस, हाथ धोना सिखाना है 20 सेकंड्स तक, जो भी WHO की रिकमेंडेशंस है, सोप्स के साथ हाथ धोना है, फिर हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है। तो इस तरह सेफ़ प्रैक्टिसेस अगर अडॉप्ट की जाएंगी तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। और फिर टेस्टिंग कैपेसिटी तो डेफिनेटली इसके ऊपर रोल प्ले कर रही है कि यूरोप या अमेरिका में जो इतने ढेर सारे केसेस हमें नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान या अफ्रीका, तो हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी निस्बतन कम है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं डेफिनेटली, और हमें बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर हम सेफ़ प्रैक्टिसेस और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह। जी सही। हाफिज़ाबाद से एक कॉलर हमारे साथ हैं, सुहेल, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मस्जिद का अगर फर्श धोना है तो क्लोरीन की मिकदार क्या होनी चाहिए और किस तरह धोना है? जी ठीक है जी डॉक्टर ज़ीशान। क्लोरीन की मिकदार जो है वो हमें परसेंटेज के हिसाब से जो आइडिया है कि वो तकरीबन 8 to 10% रखनी है क्लोरीन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो 3% से ज़्यादा नहीं रखना। बेहतर ये है कि 2% या 2.5% मैक्सिमम रखें। दोनों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एट द एंड कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस्तेमाल और एक्सपोज होना इन दोनों केमिकल से वो भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोग सेंसिटिव भी होते हैं, उनकी स्किन्स भी सेंसिटिव हो सकती हैं, उनके अंदर एलर्जिक रिस्पांस भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अब परसेंटेज में अगर बात करें तो मैं अगर आइडिया दूं तो 100 ml अगर क्लोरीन पूरा हम सस्पेंशन लें तो 92 या 93 ml प्योर वाटर हो, और उसमें अगर 100% क्लोरीन मिल रही है तो वो आप 8% के हिसाब से डिज़ोल्व कर सकते हैं। अगर क्लोरीन आपको प्योर नहीं मिल रही 100% तो फिर उसके हिसाब से पूरी फार्मूलेशन करनी पड़ती है। तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन हमने रखनी है वो क्लोरीन की 8% है और मैक्सिमम 10% है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इसी तरह 2% है या मैक्सिमम 2.99% है, टू बी वेरी श्योर। जी सही है। एक और कॉलर है हमारे साथ, आसिफ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल खान साहब से है कि वो एसी के सिलसिले में बात कर रहे थे कि एसी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। तो मेरा पूछना सिर्फ ये है कि आया कि अगर ऐसा कोई मामला है कि सर्दी जो गर्मी की वजह से वायरस है वो डेड होता है, तो फिर हमें एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि गर्मी आए और फिर जो है ये वायरस ऑटोमेटिकली डेड हो जाए। तो एसी में कौन सी ऐसी बुराई है कि एसी ऑन करने से जरासीम जो है वो स्टिल रहता है अपनी जगह पे? अच्छा ठीक है डॉक्टर इरफान, एसी की वजह से वायरस कैसे जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है, वो ये जानना चाह रहे हैं, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किस तरह से करें एसी को इस्तेमाल? अच्छा जी, एसी 2 सिस्टम मैंने बताया सेंट्रलाइज एसी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है स्पेसिफिकली। उसकी वजह ये है कि ये इन्वायरमेंट से आपका एयर को सक करता है और उसको रीसर्कुलेट करता है। ये एक कमरे से दूसरे कमरे में इसको स्प्रेड करने का बायस बनता है। जब आप स्नीज़ या कफ़ करते हैं तो वायरस स्प्रेड करता है, हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, कुछ पार्टिकल 3 आवर्स के लिए इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो रीसर्कुलेट होंगे, नंबर 1। नंबर 2 है कि वायरस के और जो टेम्परेचर का रिलेशन है,
अब तक देखा ये गया है रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर में ये इसकी जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं एसी में, और ये मैंने पहले बताया कि ये चाइनीज़ की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज अभी हम इस इन्वायरमेंट में एंटर हो रहे हैं। लेकिन जो यूएसए में देखा गया जहाँ पे सेंट्रलाइज एसी था, वहाँ पे इसका स्प्रेड सेंट्रलाइज एसी से बना। तो ये तो एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि ये एसी जो है सेंट्रलाइज एसी इसके स्प्रेड होने की वजह बन सकते हैं। फिर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने एसी लगाना है तो चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एयर प्योरीफाइड प्लाज्मा एक होते हैं जो आपके पास एसी की फॉर्म में अवेलेबल हैं, वो आप लगाएं तो वो इन वायरस को किल भी करते हैं, किल इन सेंस के वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है, और जब वो फ़िल्टर फिल हो जाता है वो उस पर अलार्म भी दे देता है, बट दे आर कॉस्टली। लेकिन सेंट्रलाइज एसी किसी सूरत भी जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। दूसरे एसी अगर आप लगाना चाहते हैं वो 24 आवर ना चलाएं, कुछ देर गैप दें, और उस गैप के दौरान अपने विंडोज़ को ज़रूर ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन जो है वो इसके वायरस को बेसिकली वेंटिलेशन को ज़रूर यकीनी बनाना है। सो डॉक्टर ज़ीशान, वेरी क्विकली बता दीजिएगा, ये जो हम डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, ये काम कर रहे हैं? जी, ये डेफिनेटली इनकी जो अगर लिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड का स्ट्रक्चर जो है सबसे आउटर मोस्ट इसके लिपिड होती है, इनसाइड प्रोटीन है, और फिर उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और वो जो स्पाइक्स इसकी निकली हैं वो भी प्रोटीन पे मुश्तमिल है। लेकिन ओवरऑल जो लिपिड का ये लिपिड है ये इंतहाई सेंसिटिव है। ये हर किस्म के सर्फेक्टेंट जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह शामिल है ब्लीचेस वगैरह में, और ये जो हमारे पास एथेनॉल है या क्लोरीन है, इन सब से ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, ये आराम से इनसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। सही है, ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान, आपने वक्त दिया, आप दोनों शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।